सर अपने किरदार के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए ना तीनों भी। रेडी? मैं शुरू करूँ? जी बिल्कुल। नमस्ते जी। मैं जवाहरलाल नेहरू प्ले कर रहा हूँ। मेरा नाम सिद्धांत है। किरदार के बारे में खुद मुझे तब पता चला जब मेरे पास स्क्रिप्ट आई है। उससे पहले जो जानकारी थी वो बहुत लिमिटेड थी। एंड जब रिसर्च करना शुरू किया तो तब उनकी इज्जत तो थी क्योंकि पता था प्रधानमंत्री थे हमारे पहले, और चाचा नेहरू कहते थे हम उन्हें, पर उतना ही पता था। जब रिसर्च शुरू की एज एन एक्टर तो समझ में आया कि व्हाट ही स्टूड फॉर वो एक्चुअली थे कौन। तो उनकी इज्जत और अहमियत आई थिंक शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। एक जर्नी रही है उनको समझने की, उनको अपनाने की, उनको एक कलाकार के नाते उन्हें महसूस करने की अपने अंदर। एंड बहुत खूबसूरत जर्नी रही है। एंड आई होप आप सब देखें तो आपको वो रियलिटी, वो सच्चाई महसूस हो जो मुझे महसूस हुई है या जो हम सबको साथ में महसूस हुई है शो करके। नमस्कार, मैं राजेंद्र चावला। मैं इस सीरीज़ में सरदार पटेल जी का रोल कर रहा हूँ। और जैसे कि अभी सिद्धार्थ ने कहा कि इतना ही पता था, तो सरदार पटेल के बारे में मुझे इतना सा पता था। और फिर जब पहला नरेशन हुआ, पहले तो ये डिसाइड हुआ, और सिर्फ नाम जो भी कभी स्कूल में जितना पढ़ा उसके बाद कभी आपकी राहें अलग हो गई, और फिर उस लेवल पे कभी सोचा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उतनी शिद्दत से सोचा नहीं। लेकिन जब ये किरदार सामने आए तो पहले तब जाके उनकी महिमा को इनकी महिमा को समझना पड़ेगा। और फिर उस महिमा को समझते समझते मैं इतना अभिभूत हो गया, क्योंकि एक ब्रीफिंग मिली, एक स्क्रिप्ट मिली, और फिर उस तरीके से जब आप किसी किरदार को करते हैं तो उसके तह में जाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें तह में जाने की कोशिश करते 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 एक लेवल ऐसा आया कि सरदार साहब से मुझे प्यार हो गया। कितना कितना इतना बड़ा इंसान, कितने ज़िंदगी में ज़मीनी स्तर पर रह के, ज़मीनी लोगों को समझ के, ज़मीनी ताकत को समझते हुए, लोगों की ताकत को समझते हुए, लोगों की ज़रूरत को समझते हुए, जब ज़मीनी हकीकत को समझते हुए किस लेवल पे उन्होंने यह काम किया है। अगर सरदार पटेल ना होते तो 550 प्लस जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो सब अलग हो जाते, और अलग हो जाते तो हिंदुस्तान का नक्शा क्या होता। यहाँ से गुजरात जाने के लिए आपको वीज़ा लेना पड़ता, एक एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। तो इस लेवल की, किस लेवल का किरदार, इतना बड़ा किरदार निभाने की जो 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 नसीब मेरा हुआ है, उसके लिए मैं सच में एमए का और निखिल सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम चिराग बोरा है और मैं गांधी जी का किरदार निभा रहा हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिनके नाम के आगे हम महात्मा लिखते हैं, महात्मा गांधी जी कहते हैं, जिन्हें हम फादर ऑफ द नेशन के नाम से जाने जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का किरदार निभाना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही है। और जिन्होंने हमेशा लाइफ में सिंप्लिसिटी अपनाई है, जिन्होंने अपने आप के और अपनी फैमिली के भी आगे हमेशा देश को रखा है, एक ऐसे इंसान ने जिसने हमेशा देश को बांधे रखने की बात की, जो कभी विभाजन नहीं चाहते थे। और हमारी ये सीरीज़ फ्रीडम एट मिडनाइट जिस बुक पर आधारित है, फ्रीडम एट मिडनाइट पर, तो ये तब की कहानी है जब जो कि पार्टीशन के दरमियान क्या कुछ गुजरा, किस सिचुएशन में पार्टीशन हुआ, तो ये गांधी जी कभी नहीं चाहते थे और क्या कुछ उन पर गुजरी है बात, ये निभाने की कोशिश की है। और बस यही है कि इट वाज, यानी कहता है ना कि एक कैथारसिस, एक इमोशनल ट्रॉमा उनके लिए था। तो ये आप सीरीज़ देखेंगे तब जानेंगे। और उनके व्यक्तित्व का वो कितने महान थे, वो उन्होंने वो सेल्फलेसनेस जो कहते हैं, वो बात भी आप जानेंगे।
सो जितने डेडिकेशन के साथ और जितनी इन्वॉल्वमेंट के साथ सीरीज़ के सारे डिपार्टमेंट ने अपना बेस्ट दिया हुआ है शो को, तो आई एम श्योर कि जब आप सीरीज़ देखेंगे तो आप भी उतना ही एंजॉय करेंगे। फ्रीडम एट मिडनाइट की कहानी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता और विभाजन से रिलेट करता है, लेकिन जब आपने अपने अपने किरदारों को आप जब निभा रहे थे तो किस तरह का आप लोगों का अनुभव था? और अगर मैं इसे पर्सनली पूछूं तो उन किरदार से आपने क्या सीखा, क्या कुछ निजी तौर पे आपने उनसे सीखा है? निजी तौर पे मैं कहूँ तो गांधी जी ने महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर की एक जो पोएम है उसकी एक लाइन जो हमेशा मेरे ख्याल से उन्होंने जीवन में अपनाई, वो थी कि जोड़ी तोरे डाक सोने के ना आवे तो एकला चलो। यानी जब आप अगर जीवन में जानते हैं कि आप सच की राह पर है, जब आपकी अंतरात्मा कहती है कि आप जिस राह पर चल रहे हैं वो सच की राह है, तो आपके साथ कोई जुड़े ना जुड़े इसकी परवाह किए बिना आप उस रास्ते पर चलते जाओ। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, ये बात मैंने भी सीखी है और मैं अपनाने की कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे लगता है कि ये राह सही है तो मैं उस पर चलूँ। सेम क्वेश्चन। मुझे लगता है इंसान अपनी नीयत से और जब दोनों मिल जाते हैं तो उसे इंसानियत कहते हैं। तो उसका जो मतलब है वो समझ में आया ये कैरेक्टर प्ले करके। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, सबसे बड़ी बात सरदार साहब की ये थी कि नॉर्मल परिस्थितियों में तो कोई भी संभाल लेता है अपने आप को, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाले रखना और देश हित को सबसे ऊपर रखना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है उनकी, जो शायद हम अपने 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 परिवार में भी इस बात को लागू कर सकते हैं। घर का मुखिया ही अगर ढह गया तो घर कैसे चलेगा? उसी तरह अगर ये एक ऐसी बुद्धि वाला, चाणक्य बुद्धि वाला आदमी किस तरह से अपने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को जमीन से जुड़ा हुआ रखता है और एक ऐसा निर्णय लेने की ताकत रखता है जो आगे जाके भविष्य में देश के हित के लिए साबित होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। रादर मैं तो बोलूँगा कि हम सब की बात है ये कि घर के कर्ता पुरुष का तटस्थ रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज घर रह जाएगा। वो उन्होंने नहीं किया। सर मेरा सवाल आप तीनों से है, जैसे कि हम ज़्यादा तो कहानी नहीं जानते बट इतना जानते हैं कि फ्रीडम एट मिडनाइट एक बुक से कहानी ली गई है, राइट? जो उसमें कुछ डार्क भी लिखा गया है, जैसे कि अगर हम बात करें नेहरू सर का, बात करें गांधी जी का, बात करें वल्लभ भाई पटेल का, तो जब एक चुनाव हुआ था कि कांग्रेस का कौन विपक्ष बनेगा, ताकि जब अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे तो एक पर्टिकुलर था कि इसे अब कौन रन करेगा, तो कहीं ना कहीं उसमें गांधी जी का बहुत बड़ा मुख्य रोल था कि उन्होंने वाकई की सरदार वल्लभ भाई पटेल के पक्ष में ज़्यादा वोट आए और नेहरू के पक्ष में कम वोट आए, बट कहीं ना कहीं स्विच एंड टर्न की वजह से पहले मुख्यमंत्री नेहरू सर बने। तो ये चीज़ें भी दिखाई गई हैं इस वेब सीरीज में। क्या रादर इससे आपको ये समझना होगा कि इतना बड़ा व्यक्तित्व अगर ये डिसीजन लेता है तो वो क्यों लेता है, उसका विजन होगा इसके पीछे। उस वक्त सामने वाले, अगर आप कोई बाप अपने बेटे को मना करता है रुक जा, तो बेटे को उस वक्त बुरा लगता है, लगता है, बिल्कुल लगता है, लेकिन उसके पीछे का मकसद आपको कुछ दिन के बाद पता चलेगा कि मेरे पिताजी ने मुझे क्यों रोका। उनकी सोच जो थी वो इन सब से एक्चुअली परे थी। ये हमें मुझे भी ऐसा लगता था, जैसे आप बात कर रही हैं, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वोट अगर उन्हें मिले हैं तो उन्हें क्यों बना दिया गया। पर ये तीन जब जुड़े थे, गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से आए थे, तो इनकी कहानी की शुरुआत की जो एक शुरुआत की जो जिन्होंने इन तीनों को थाम के रखा था, जो आगे साथ बढ़े हैं ये आगे लोग, वो जो कोर लेवल था वो बहुत प्योर था कि देश को आज़ाद कराना है। मुद्दा क्या है? देश को आज़ाद कराना है।
अब इस पॉइंट पे आए हैं कि देश को आगे कैसे लेकर जाना है, किस दिशा में लेकर जाना है। सो वो महात्मा गांधी ने स्टार्टिंग से ही मेरे हिसाब से उनके फैसलों पर, उनके उसूलों पर ये दो चलते आए हैं, उनका हाथ थाम के। एंड इनका रिलेशनशिप एक टाइटल कि प्रधानमंत्री का टाइटल तुम ले लो क्योंकि तुम फोर फ्रंट में रहो, तुम आप, पर उनका जो साथ था, उनका जो सफ़र था, वो आप देखेंगी तो आपको समझ में आएगा कि वो सारे फैसले एक साथ ही लेते थे और उसकी वजह थी, हर चीज़ की कोई वजह होती है। तो आई थिंक वो रीज़न समझ में आ जाते हैं। वो ऐसी कहानियाँ शायद इसलिए बनाई जाती हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, हिस्ट्री के बारे में समझ आ जाता है कि इन्होंने क्यों ये फैसला लिया, जो जवाहरलाल नेहरू ने किया वो क्यों किया, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो वो लगे हुए थे करने के लिए वो क्यों लगे। और आप बोलेंगी तीनों सही थे अपनी जगह, तीनों एक अपने अपने सच के लिए ही लड़ रहे थे और एक ही मकसद, इस देश के लिए लड़ रहे थे और लोगों के लिए लड़ रहे थे। सो आई थिंक दैट्स व्हाई ये बनाई जाती हैं ऐसी कहानियाँ। और मैं समझता हूँ कि हमारे तीनों के किरदार, आप ये कह सकते हैं कि यानी आप उनके डिसीजन के ऊपर आज बैठकर ये टिप्पणी दे सकते हैं कि वो सही थे या गलत थे, पर उनके इंटेंशन के ऊपर कोई डाउट नहीं किया जा सकता कि उन तीनों का जो मकसद था, जो ध्येय था, वो देश की भलाई ही था। सो मैं समझता हूँ कि एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स। जब मैं कहानी एक्चुअली हम प्रिपेयर कर रहे थे और जब शूट कर रहे थे, तो उससे पहले भी जो मेरे खुद के जो ओपिनियंस थे इन सबको लेके, वो वैसे ही थे जो सबके आज भी हैं। क्योंकि एंड ऑफ द डे मुझे एक्चुअली नहीं पता था कि वो लोग कौन थे, कहानी एक्चुअली थी क्या, हुआ क्या क्या था। बस सुनी सुनाई बातें थी, तो लगा हाँ वही सच है, जो सबका सच है वही मेरा सच है, ऐसा लगता है। तो इसलिए आई थिंक इतनी ज़रूरी है ये कहानी, जब बाहर आएगी तो सबको समझ में आएगा कि सबका खुद का सच क्या है। जब सबको एक पूरी कहानी दिखाई जाती है तो सब अपना सच खुद चुनते हैं कि ये मेरा सच है, ये किसी और का नहीं है। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी बात है। इसीलिए आई थिंक वो जो टाइटल है, द हिस्ट्री दैट यू मे नॉट नो बट हिस्ट्री दैट यू शुड नो। आप तीनों से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि सरदार पटेल जी पे सरदार बन चुकी है, गांधी जी पे गांधी बन चुकी है और श्याम बेनेगल जी की एक सीरियल भी थी। तो इस सिलसिले में आपको एज एन एक्टर अपना किरदार निभाने में कितना चैलेंज लगा? मैंने किसी का कुछ नहीं देखा क्योंकि मैं देखना ही नहीं चाहता। मेरे लिए मेरे डायरेक्टर का विजन इम्पोर्टेंट था, उनका पर्सपेक्टिव इम्पोर्टेंट था। क्योंकि अगर मैं और जितने लोगों ने भी सरदार साहब का रोल किया वो सारे महान कलाकार हैं, और अगर मैं देखूं उनको और उनका कुछ अंश मुझ में रह जाए तो वो एज एन एक्टर मेरे लिए घातक होगा। और वो ज़रूरी नहीं है कि उनका जो पर्सपेक्टिव था वो हमारे डायरेक्टर साहब निखिल सर के पर्सपेक्टिव से मैच खाता हो। तो मुझे उसी धुरी पे काम करना था जिस पे हमारे सर करवाना चाहते हैं। उनकी जो ब्रीफिंग थी वो मेरे लिए बाइबल थी, उनकी जो ब्रीफिंग थी, उनकी जो स्क्रिप्ट थी वो मेरे लिए अंतिम सत्य था। उनकी ब्रीफिंग, मेरी वर्किंग, उन सबको मिलके एक राह पे हम चले, रिजल्ट आप लोगों के सामने आने को तैयार है। निखिल सर ने और हमारी सीरीज़ की राइटिंग टीम ने शूटिंग होने के 4 साल पहले से स्क्रिप्ट पे काम किया हुआ था। तो शूटिंग शुरू हुई उससे पहले हमें फुल सीजन की बाउंड स्क्रिप्ट हाथ में दे दी गई थी। तो कैरेक्टर स्केच जो है वो एकदम से क्लियर था। अब आज की तारीख में यूट्यूब ऊपर अब अगर आप देखेंगे तो गांधी जी की रियल फुटेज, उनकी जो स्पीच है उसकी रियल रेफरेंसेस आपको सुनने मिल सकते हैं, रियल गांधी जी आपको देखने मिल सकते हैं। तो मुझे किसी और के परफॉर्मेंस का रेफरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। निखिल सर की रिक्वायरमेंट गांधी जी को लेकर बहुत ही क्लियर थी। तो इसके चलते मैंने रियल फुटेज देखी, रियल स्पीच सुनी और जितना हो सके उतना उसे अपने आप में उतारने की कोशिश की। तो सर मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि आपने अपने एक्टिंग करियर में कैरेक्टर्स तो बहुत प्ले किए, लेकिन जब कोई ऐसा कैरेक्टर आपको मिलता है जो रियल लाइफ पे बेस्ड हो,
एंड वो कैरेक्टर एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर भी होता है आपके ऊपर वो कैरेक्टर को जस्टिस देना। तो कहीं ना कहीं क्या आपके मन में ऐसा था कि जब हम ये कैरेक्टर प्ले करेंगे, जब व्यूअर्स इसको देखेंगे, अगर उन्हें पसंद आए या ना आए, तो कहीं ना कहीं कुछ बैकलैश भी हो सकता है, क्योंकि जो कैरेक्टर्स आप प्ले कर रहे हो उनके आज भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं उनकी आइडियोलॉजी के। तो कहीं ना कहीं ये डर है आप में कि यार अगर हमने ये सही प्ले किया या नहीं किया तो कुछ बैकलैश भी फेस करना पड़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जो मेरी लाइफ का तो हाँ, नहीं, हम- मैं जम्मू से हूँ, सो एक कंजर्वेटिव फैमिली में जब आप पैदा होते हैं और जब बड़े होते हैं ना, तो आप डर को पकड़ के चलते हैं, एंड सबसे खूबसूरत बात ये इस काम की और ऐसे कैरेक्टर जब आपको मिलते हैं कि वो आपके अंदर की प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर देते हैं, जब आप उनको ढूंढने निकलते हो तो जैसे जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि डर के बारे में वो हर अपनी स्पीच में कहते थे, हर इंटरव्यू में लोगों को लिटरली चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि फियर इज़ योर वर्स्ट एनिमी, डर से दोस्ती मत करो, क्योंकि वो आपको लिमिट करता है। आप अपनी काबिलियत पे डाउट करते हैं जब आप डर को पकड़ के चलते हैं, और वो बहुत बड़ी बात है और बहुत खूबसूरत बात है, और उन्होंने वो तब बोली थी सालों पहले। एंड सो आई थिंक मेरी जो पर्सनल जर्नी भी रही है वो आई थिंक वो यही रही है, जहाँ मुझे डर लगता है मैं वहाँ चले जाता हूँ। सो जब ये आया था तो चैलेंज महसूस हुआ और डर भी लगा, तो इसलिए ऑल द मोर मुझे लगा कि वहाँ जाना ज़रूरी है। तो जब गया वहाँ पर तो फिर वो माउंटेन ड्यू की एड डर के आगे जीत That's a nice one. वैसे कुछ हाँ, मतलब सरदार साहब का रोल मिलने के बाद ये था तो सही कि जिस तरह से 150 फुट का स्टैचू बना हुआ है, लोगों के मन में एक धारणाएं हैं, कहीं अपन चूक गए। नॉर्मल कोई मैं सीरियल कर रहा हूँ या फिल्म कर रहा हूँ, उसमें अगर चूक गया तो इतना ही बोलेंगे कि ही वॉज नॉट अप टू द मार्क, और वो सारों के लिए वो प्रश्न खत्म हो जाता है। लेकिन एक आइकॉनिक कैरेक्टर के बारे में करते वक्त अगर इस तरह की किसी भी तरीके की चूक हो गई तो जनता आपको नोच खाएगी, ये डर तो था ही। लेकिन ये सब स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद, ब्रीफिंग पढ़ने के बाद एक मन में डिसाइड किया, अच्छा बुरा लोग डिसाइड करेंगे। अच्छा बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बुरा बोलेंगे तो वो बोलने की आज़ादी सबके पास है। लेकिन जो ब्रीफिंग, जो स्क्रिप्ट, मैंने कहा एक काम करते हैं, अच्छा बुरा मुझे नहीं मालूम, मैं सच्चा काम कर देता हूँ मेरी तरफ का, बाकी जनता डिसाइड करेगी। उस चीज़ ने मेरा डर निकाला, उस चीज़ ने डर निकाला। अब मैं निर्धास्त हो गया कि अब ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा। शायद सरदार साहब मुझ में बस गए घर से, देखते हैं। जैसा कि आपने कहा कि यानी ये किरदार निभाना ये अपने आप में बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए, और एट द सेम टाइम बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है, और नर्वसनेस भी रही। और पर जैसा कि राजेंद्र भाई ने कहा, जैसा कि राम ने कहा, ये एक यानी एज एन एक्टर ये चैलेंज जो है वही तो एक एक्टर को जिंदा रखती है। तो ये चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसे सच्चाई से निभाना, यही एज एन एक्टर हमारे हाथ में होता है, और यही हम तीनों ने और सारी कास्ट ने यही किया है, पूरी शिद्दत से किया। और यानी एक बात का सुकून है कि हमने अपना सब कुछ, अपनी सारी कोशिशें इस अपने अपने किरदार को निभाने में हमने सारी लगा दी। तो इस बात का तो संतोष है कि हमने अपना सब कुछ दिया है अपने अपने किरदार को निभाने के लिए, और आगे जनता जनार्दन। थैंक यू। थैंक यू।